गुड मॉर्निंग ऑल। आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर मुझे दे के रखा हुआ है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस ऑफ √3। जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल के देना है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको इसका निकाल के देना है, तो क्या आएगा? कैलकुलेट कर लो पहले। चलो, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू +√3। इसको आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ये आएगा इधर, सच दैट दिस एंगल वुड बी π/3, है ना। यहाँ पे cos -1/2 हो जाएगा, इंटन +√3 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आंसर आना चाहिए 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो आप इसको लिख सकते हो, या तो लिख दो 2n+1 पाई प्लस π/3 लिख दो, राइट, जो कि 2n पाई प्लस π+π/3 हो जाएगा, एंड जो कि 4π/3 हो जाएगा। 2n पाई +4π/3। ठीक है। तो अभी तो मैंने यहाँ से 2n+1 पाई प्लस π/3 लिख दिया था। आप यहाँ से अगर ये एंगल भी लिखते ना, तो आप यही लिखते। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते थे कि 2n पाई -10। तो इसको लिख सकते हो आप 2n पाई -2π/3। तो चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। n पाई +4π/3 कभी नहीं आएगा बेटा। n पाई का मतलब क्या होता है? n पाई अगर आप निकालोगे तो n पाई का मतलब क्या होता है? n पाई का मतलब होता है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को रिप्रेजेंट करता है n पाई। और 4π/3 अगर इसमें ऐड करोगे तो यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ आ जाओगे, और यहाँ से ऐड करोगे 4π/3 तो यहाँ आ जाओगे। तो ये दोनों एंगल थोड़ी चाहिए आपको। n पाई नहीं आएगा, 2n पाई आएगा। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन आपकी बुकलेट में जैसा मेंशन है वैसा ही सॉल्व करता हूँ। cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b। स्मॉलेस्ट
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये भी आपके इन चैप्टर का ही है, इन चैप्टर का ही पैटर्न है ये दोनों। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं उस पर ले जाता हूँ। संडे के दिन कौन सा टेस्ट है भाई लोग आपका? चलो देखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। मतलब आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जब तक अपना एक डिसेंट हो जाएगा। मतलब आई थिंक 2-3 लेक्चर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली पूरा हो जाएगा चैप्टर। चलो इसमें क्वेश्चन को समझना बेटा। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो 1/2 होना चाहिए, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी। एंड ये बोल रहा है कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है दैट इज +1/2 होना चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है वो ये है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालनी है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ए और बी की जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालनी है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखो cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है यहाँ 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, और एक यहाँ पे 60 डिग्री पे, करेक्ट। और ए प्लस बी जो साइन ऑफ ए प्लस बी 1/2 होगा वो या तो यहाँ पे आएगा या तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये 30 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की, तो वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहा है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब ए प्लस बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए प्लस बी की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू अभी यहाँ पे है, वो पहला एंगल तो ये है कि 30 डिग्री हो जाएगा तो काम हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है 150 डिग्री हो। तीसरा आप बोल सकते हो कि सर 150 के बाद में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में 390 डिग्री भी हो सकता है। और ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स आ सकते हैं। बट व्हाट वी आर सर्चिंग इज, वी आर सर्चिंग फॉर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अगर ए और बी की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सर्च कर रहे हैं तो ए प्लस बी को भी पॉजिटिव होना है, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हो। सबसे छोटी लेने की कोशिश करना है हमको। तो सबसे छोटी लेने की कोशिश करना है, तो 30 आ गया तो भी चलेगा, 150 आ गया तो भी चलेगा, मतलब छोटी से छोटी पॉसिबल लेना है। बट आपको सिर्फ इसी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको डिपेंडेंट होना है। तो देखो, अब a माइनस बी की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना दोस्तों, तो a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है a बड़ा हो सकता है b बड़ा हो, मुझे नहीं पता है। हो सकता है a माइनस बी पॉजिटिव हो सकता है a माइनस बी नेगेटिव हो। दोनों पॉसिबिलिटी बनती है a माइनस बी के लिए।
ए प्लस बी के लिए दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज ए और बी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के समेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे ए माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है अगर ए बड़ा है तो, और अगर बी न्यूमेरिकली बड़ा है तो ए माइनस बी नेगेटिव भी हो सकता है, तो यू हैव टू कंसीडर बोथ केसेस। इसमें जो पहला एंगल पॉजिटिव में लूंगा वो 60 आ जाएगा, और नेगेटिव में लूंगा तो -60 आ जाएगा। तो ये हो सकता है आपके पास +60 डिग्री भी हो सकता है, नेगेटिव में लूंगा तो -60 डिग्री भी हो सकता है, पॉजिटिव में लूंगा तो एक एंगल यहाँ से रोटेट होकर ये भी आ सकता है जो कि 300 डिग्री होता है, नेगेटिव में लूंगा तो ये एंगल यहाँ से ये भी हो सकता है जो कि -300 डिग्री होगा। तो इसके अलावा भी इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, बट वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन हमको पिक करना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने पिक किया कि चलो ए प्लस बी जो है मेरे पास 30 डिग्री है, और ए माइनस बी मेरे पास 60 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल है? या फिर ए प्लस बी मेरे पास 30 डिग्री है और ए माइनस बी मेरे पास -60 डिग्री है, इज इट पॉसिबल? क्या मेरे पास ए प्लस बी 150 डिग्री है, ए माइनस बी 60 डिग्री है, क्या ये मुझे मिनिमम कॉम्बिनेशन देने वाला है? या फिर मुझे ए प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री है और ए माइनस बी -60 डिग्री है, क्या ये मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको चेक करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर जैसे इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए आपको 90 मिलेगा, और ट्वाइस ऑफ ए 90 मिलेगा तो ए आपको 45 मिलेगा, और ए अगर आपको 45 यहाँ पे मिला तो बी इज इक्वल टू -15 डिग्री मिलेगा, जो कि नहीं चलेगा, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, हमको तो पॉजिटिव चाहिए थी, तो ये कॉम्बिनेशन फेल। इसको करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू -30 मिलेगा, भाई ये भी फेल हो गया, ये तो यहीं फेल हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये नहीं चलेगा। ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 210 डिग्री, ए इज इक्वल टू 105 डिग्री आ जाएगा, और बी की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगी। ये परफेक्टली ये तो काम कर रहा है, बट क्या ये सबसे छोटा है? प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सबसे छोटा है? तो देख लेते हैं भाई, ये भी कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 150 -60 90 हो गया। ए को अगर आपने 45 डिग्री लिया, ए को अगर 45 डिग्री लिया तो बी को आपको कितना लेना पड़ेगा? 105 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये तो वही कॉम्बिनेशन आ गया जो यहाँ पे आया था, बोथ विल वर्क फाइन, है ना? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। भाई ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, इसके आगे जब भी आप जाओगे तो कैलकुलेट करोगे कि जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, वो सेम ही मतलब इससे बड़ी आएंगी न्यूमेरिकली, तो इसीलिए दिस विल वर्क। देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ए प्लस बी लिखा है, ध्यान देना, ये ए प्लस बी लिखा है। यहाँ ए माइनस बी लिख दूं या फिर बी माइनस ए लिख दूं, दोनों सेम वर्कआउट करता है, कॉस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ए माइनस बी लिखूं या कॉस ए प्लस ए माइनस बी लिखूं या बी माइनस ए लिखूं, राइट? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। तो इसीलिए अगर आप ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए रखोगे तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, इसीलिए आंसर में ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो आइडियली। ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो रहा है, नोट डाउन कर लो, आगे पैटर्न पे सॉल्व करेंगे अपन। अरे यार, तो ये यहाँ पे लिया तो सही ना, कैसे लेनी है ये डिसाइड करके तो लिया, लेट ज्वाइन किया है क्या? ये वैल्यूज कैसे चूज करी, ये समझ में नहीं आया क्या? मैंने इतनी सारे तो कैसे लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ आएंगे, इनमें से तेरे को पिक करना है वैल्यूज।
बिल्कुल सही, अक्षत एकदम स्मार्टली काम कर रहा है, एकदम सही है। सही दिमाग लगाना है जब जेई का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू, वो बोल रहा है कि सर ए प्लस बी की वैल्यू ए माइनस बी से बड़ी होनी चाहिए इन एनी कंडीशन। तो इसको इग्नोर कर दो आप। एकदम परफेक्ट बोल रहा है और एकदम सही बोल रहा है, तो इसको भी इग्नोर कर दो। नहीं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बिल्कुल इसको भी इग्नोर कर सकते हो आप। एकदम सही बोल रहा है अक्षत। यही तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टाइम बचाने के लिए। अरे इग्नोर क्यों करना, मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दो ना बेटा। देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए? ये क्वेश्चन भी तो पढ़ो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या यहाँ से ए और बी पॉजिटिव आ रहे हैं क्या, देखो जरा। नहीं आ रहे ना, तो फिर ये आंसर नहीं लेना हमको। ये एंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे आंसर्स नहीं होंगे बेटा। इक्वेशन को ये दोनों एंगल ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेंगे, बट ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमको बोल रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्या पूछ रहा है वही तो अपन को बताना है, राइट। ये भी आंसर, ये भी सेटिस्फाई करेगा यहाँ से भी जो आएगा, बट अगेन हमारे आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर हाँ बोल। सर हमको ये हिट एंड ट्रायल से ही करना है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी की जो कॉम्बिनेशन सबसे लोएस्ट वैल्यू देता है। हाँ वो हिट एंड ट्रायल है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अक्षत ने बोला था कि सर ये पहले वाले दो तो आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो डायरेक्टली। क्यों इग्नोर कर सकते हो? क्योंकि, एक सेकेंड, हाँ कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये पहले वाले दो इग्नोर कर सकते हो आप डायरेक्टली। अरे यार, एक सेकेंड रुकना, हाँ। हम्म। हिट एंड ट्रायल की बात नहीं है बेटा, बहुत लॉजिकल बात है। जैसे अक्षत ने बोला था कि सर ये वाले दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, क्योंकि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो ए माइनस बी से ज्यादा होनी ही चाहिए अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो। अब क्यों होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप ऐसे देख के भी इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ हिट एंड ट्रायल नहीं बोलूंगा मैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलूंगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने एंड एंड में आपको क्वेश्चंस कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, राइट। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये क्वेश्चन कराया था। ये एक पैटर्न है बेटा, ठीक है। क्या है? एक ये पैटर्न है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कभी कभी इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसे 6-7 पैटर्न है जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ऐसे 6-7 पैटर्न है जो हम लोग सीखेंगे। तो वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न वन। पैटर्न वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, या फिर आप बोल सकते हो टाइप वन से स्टार्ट करते हैं। टाइप वन से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशन को सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, 2 sin² x इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं 0 से लेके 2 पाई तक के बीच के, या फिर इसके पहला केस तो ये निकाल दो और दूसरा निकाल दो जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये जो टाइप में करा रहा हूँ ये कोई इतने मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ उसको नाम दे दिया फैक्टराइजेशन से। हम जैसे नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी कुछ मेथड से ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन को तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। इसमें से cos x कॉमन लूंगा तो मुझे क्या बचेगा, cos x कॉमन लिया तो 2 sin² x -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे या तो cos x 0 हो जाए, या तो 2 sin² x -1 इक्वल टू 0 हो जाए, ये और में आएगा। राइट, अगर ये हुआ तो भी चलेगा, ये हुआ तो भी चलेगा। इसके जनरल सॉल्यूशन आपको पता है कितने होते हैं, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 sin² x इज इक्वल टू 1 होगा, sin² x इज इक्वल टू 1/2 होगा, जिसको आपको पता है किस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, 1/√2 का स्क्वायर। एंड देयर फोर x इज इक्वल टू यहाँ पे होगा n π प्लस और माइनस π/4, वेयर n यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है और n यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है ना। अब ये दोनों जगह मैंने सेम ही वेरिएबल यूज करे हैं, n बिलोंग्स टू z है। ठीक है, 2n+1 π/2 या 2n+- π/4। ठीक है, तो आप फाइनली आंसर दिस लिख सकते हो। क्या फाइनल आंसर कुछ इसको इस टाइप से लिख सकते हो कि 2n+1 π/2 और n π ± π/4, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज के, यही वाली जो स्टेप है, ये तो मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। मेरे को अगर 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन निकालना है, तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को आया है cos x इज इक्वल टू 0 और मेरे को आया है sin² x इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर या 1/2, और जिसको मैं बोल सकता हूँ कि sin x इज इक्वल टू +- 1/√2। तो अगर मैं इनके सॉल्यूशन आपको, जो मेरा पहले वाला पैटर्न था जिससे मैंने आपको लॉजिक सिखाए थे, उससे अगर मैं देखूं, तो आप बोलोगे कि सर देखो, cos x 0 आपका यहाँ पे हो सकता है या cos x 0 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, या sin x प्लस और -1/√2 अगर आप देख रहे हो, तो वो आपको यहाँ 45 डिग्री पे हो सकता है +1/√2, यहाँ भी हो सकता है +1/√2, -1/√2 और -1/√2, है ना। ये 6 एंगल आएंगे आपके पास, या तो ये एंगल हो जाए, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या ये, या ये। तो ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो आप बोलोगे सर, कंबाइन करने के बाद अगर आपने ये वाला एंगल लिया जो यहाँ से 45 डिग्री बनाता है तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये लिया तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये लिया 45 यहाँ से बनाने वाला तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, यहाँ से 45, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। तो ये सारे एंगल हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किन दोनों का, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। अब अगर मेरा पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर पहला एंगल ऐसा करो, π/4 ले लो आप, यहां से स्टार्ट करोगे π/4, दूसरा ये वाला ले लो जो कि π/2 आएगा, तीसरा आप ऐसा करो सर, ये पूरा ले लो यहां तक जो कि 3π/4 आएगा, फिर चौथा एंगल यहां से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जो कि 5π/4 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 3π/2 आ जाएगा,
या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि आपके पास 7 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये जो पहले वाले का आंसर है वो ये है, और दूसरे वाले का जो आंसर है वो ये है, या फिर ये वाला है। तो आपको क्या पूछ रहा है, वो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, या फिर इस केस में उसने सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछे हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे आपके पास? 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे बेटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये वाले क्या आ गए, ये जनरल सॉल्यूशन आ गए कि ये और ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आप इन दोनों पे रुकने वाले हो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाली है। इसमें से भी n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आप इन चारों में से कहीं रुकने वाले हो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाली है। तो दिस और दिस, या जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, या फिर बोल सकते हैं ये आया तो भी चलेगा, ये आया तो भी चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आगे से सॉल्व करोगे आप। अभी तक सिर्फ एक एक एक्सप्रेशन ही आ रहे थे, अब हो सकता है आगे से दो दो एक्सप्रेशन भी आपके पास आए। नोट कर लो बेटा इसको। तो बस जो हमने पहले पढ़ा है उसी का एक थोड़ा सा ऊपर वाला वर्जन आप बोल दो कि ठीक है, अब थोड़ा सा हमको मैनिपुलेशन मैथमेटिकली ज्यादा करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। इसमें बहुत वैरायटी हो सकती है, मैं आपको एक दो वैरायटी करके बताऊंगा इसमें, तो और समझ में आएगा। नहीं, इसमें तो देख क्या होता है, अगर तू एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो तुमको एक्स की वैल्यू 2 लेनी है, एक लेनी है, कैसे पता चलता है मृदुल? कैसे पता चलता है? इक्वेशन खुद बोलती है ना कि और लेना है कि एंड लेना है, राइट? अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है तो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करके ही तो सॉल्व करता है, तो दोनों लेनी पड़ती है ना उस केस में। तो जैसे वहां पे हम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, कोई अलग से कुछ नहीं है। हाँ, सिंस बोथ आर सेटिस्फाइंग, मतलब अगर एनी ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग तो दिस विल वर्क। देखो कुछ उस टाइप की बात है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो चीज जगह कम बाकी है, तो अगर आपको मैंने बोला x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू 0 है दोस्तों, तो आप क्या बोलते थे कि सर x-1 इक्वल टू 0 हो जाए, या x-2 इक्वल टू 0 हो जाए, या x-3 इक्वल टू 0 हो जाए, यही बोलते हो ना? तो x की वैल्यू 1 आ जाए, x की वैल्यू 2 आ जाए, या x की वैल्यू 3 आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो गई ना सेटिस्फाई। तो ये तीनों आंसर लिखते थे आप इस तरीके से, तो ये क्या लिख रहे हो? अगर x की वैल्यू 1 आई तो भी चलेगा, 2 आई तो भी चलेगा, 3 आई तो भी चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर x की वैल्यू ये आई तो भी चलेगा, ये आई तो भी चलेगा। वही फीलिंग जो यहाँ पे है वही फीलिंग बेटा यहाँ पे है। ठीक है? क्लियर है जिसको प्रॉब्लम है कि कौन सा लेना है? ये वाला जो फंडा है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपसे आज तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 से 2 पाई के सॉल्यूशन लिख दो, अगर कोई पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, तो आंसर क्या होता आपका? क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन ये होता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, तो आप क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में? आंसर मुझे टाइप करके बताओ। अभी तो आपने एग्जैक्ट नंबर पूछे हैं। अगर सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो आप बोलते सर 6 सॉल्यूशन लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं बोलता 0 से 4 पाई कितने सॉल्यूशन लाई कर रहे हैं, तो क्या बोलते बेटा? अगर 0 से 4 पाई तो डेफिनेटली, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 6 लाई कर रहे हैं
तो 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना लाई करेगा? 12 लाई करेगा। अगर ऐसे 100 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते, मतलब 0 to 200 पाई बोलता, तो कितने सॉल्यूशन लाई करते? अगर 0 से 200 पाई बोलता मैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप क्या बोलते? आप बोलते सर एक राउंड में 6 हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 6 सॉल्यूशन है, 0 से 100 पाई में मेरे 100 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे, 100 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे। अब 100 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हर एक में 6 हैं, तो 100 में 600 होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी है, तो आपको बहुत चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा आपने, काफी टाइम मिल गया। हाँ, 200 है। चलो, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन में और करना है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। 2 sin x प्लस कॉस ऑफ एक्स। शीर्षा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन आ रहे थे जरा बता? 6। अगर 0 to 200 पाई जाएगी तो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे? 0 to 200 पाई, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का होता है। एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का होता है, तो 0 से 200 पाई में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा? अगर 0 से 200 पाई में 100 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और एक एक में अगर 6 सॉल्यूशन मिल रहा है, तो 100 में कितने मिलेंगे? 600 मिलेंगे। सॉल्यूशन जनरल, जनरल सॉल्यूशन निकाल के दो बेटा इसका। तो देखो, इस वाले में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, मैं ही बताऊंगा इसमें, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और इसको 1 प्लस कॉस एक्स लिख दूंगा, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फैक्टराइज कर दूंगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है आपके पास, और यहाँ पे है 2 sin x माइनस कॉस ऑफ एक्स। और दोस्तों आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये हो जाएगा दोनों साइड से कैंसिल, और देयर फोर आप बोलोगे कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, और 2 sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स भी हो सकता है। इट इज अलाउड टू कैंसिल वेरिएबल, बेटा किसने बोला ये अलाउड नहीं है वेरिएबल कैंसिल होना?
इट इज अलाउड टू कैंसल वेरिएबल बट दैट वेरिएबल शुड बी इक्वल टू जीरो, इसीलिए रेड में मैंने अलग से लिखा हुआ इट इज अलाउड, नहीं तो मैथ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और 2 sin x इज इक्वल टू 1 बोला, वो वेरिएबल को जीरो ले लिया ना मैंने, इसीलिए तो सॉल्यूशन देता है, इसीलिए बोलते हैं अलाउड है वो, बट दैट वेरिएबल इक्वल टू जीरो विल गिव यू ए सॉल्यूशन। We have to cancel it beta, we have to cancel it, but we have to make that particular, we have to get solutions from there, कि if that part becomes zero then we get solutions, तो वो भी तो आपको sort out करना है। and cos x is equal to -1, अब cos x इक्वल टू -1 कब होता है, तो आपको पता है cos x इक्वल टू -1 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे sin x इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो वो भी आपको पता है। दोनों के प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन लिखना आपको पता है बेटा। इसका सॉल्यूशन हो जाता है 2n+1 पाई, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6। तो दिस और दिस, इसमें कोई भी एंगल का रिपीटेशन भी नहीं है बेटा, है ना। रिपीटेशन आएगा तो हमको दिक्कत आएगी, मैंने पहले ही बोला था एक एंगल को हम एक ही बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस एंगल को लिखोगे तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं आने वाला है, तो ये जो एंगल है वो ये और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एंगल है ये अलग अलग एंगल है, कोई रिपीटेशन का चांसेस नहीं। तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि दिस और दिस, ठीक है। बोल बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे हम अगर लिखते हैं x² इज इक्वल टू x, देन वी डोंट कैंसिल x एंड x ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज। क्यों, किसने बोला कैंसिल नहीं करते, कैंसिल करते हैं अपन, कैंसिल करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स एक्स तो और एक फिर एक्स एक कैंसिल करो, बट सोल्यूशन बट चले जाएगा बट ना। एक्स इक्वल टू जीरो लिख दो ना, जिसको कैंसिल लिख रहे हो तो क्यों जाएगा, और एक्स इक्वल टू 1 एक बच गया, तो ये दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। कैंसिल करके दैट, जिसको कैंसिल किया उसको जीरो लिखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। ओके सर। कैंसिल कर सकते हो, बट जब कैंसिल कर रहे हो तो कीप इन माइंड कि आपको ये सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। चलो जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो लिख लिया बेटा सबने, बढ़ जाए आगे। अब देखो यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं टाइप 2 है। टाइप 2 ऑलरेडी मैंने एक बार तो करा दिया है, एक बार और मैं करा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कंट्रोल किया जाएगा। तो 3 cos² x माइनस 5 of cos of x -4 = 0 सपोज आपको दे के रखा हुआ है। अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल के देना है मुझे, कि जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। तो आपको क्वाड्रेटिक देके रखिए, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको, राइट।
तो आप बोलोगे देखो cos x की इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी इसकी, इसकी नॉर्मल आपको फंडा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला वाला। तो 5, तो एक वैल्यू आ जाएगी 5 + √73/6, और एक वैल्यू आ जाएगी 5 - √73/6। ये दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos ऑफ x की। बिल्कुल परफेक्ट आप बोल रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हो कि सर ये वैल्यू नहीं हो सकती cos x की, है ना, बिल्कुल सही। तो ये वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल सही। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में नहीं आएगी, और cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये -1 से +1 के बीच में आएगी। जरा बताओ तो ये पॉजिटिव आएगी क्या नेगेटिव आएगी नेक्स्ट वाली वैल्यू? तो cos x की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी 5 - √73 डिवाइडेड बाय 6। √73 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 8 पॉइंट समथिंग, है ना। √64 इज इक्वल टू 8, एंड √81 इक्वल टू 9, उसके बीच में वैल्यू है, तो 8 और 9 के बीच की वैल्यू है ये बेटा। 8 और 9 की बीच की वैल्यू को 5 में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो -3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 6, -3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो -½ के अराउंड आएगी, नेगेटिव आएगी, चलेगी। बट अब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये एंगल तो ऐसा है जिसका एंगल आपको नोन ही नहीं है, ठीक है, इसका तो एंगल आपको नोन ही नहीं है, बट मुझे ये बताओ कि इस एंगल को अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ यार, कि ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। मैं बोलता हूँ यार देखो, हमको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा टाइप से लिखते हैं, और फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। और ये अल्फा क्या होता था जरा आप लोग मुझे बताओगे? मैं नहीं बताऊंगा इस बार, आप ही लोग बताओगे, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा क्या था। जिसने बताया बताया, जिसने नहीं बताया नहीं बताया। अलीशा एकदम सही बोल रही है, सिद्धांत एकदम सही बोल रहा है, बहुत लोगों के आंसर सही आए हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल। अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एंगल मुझे निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास कॉस अल्फा जो है वो 5 - √73/6 आएगा, है ना। तो जो प्रिंसिपल एंगल है ना बेटा, इस बार आपके पास वो आएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंडे हैं, उसमें नहीं, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपको क्वेश्चन एंगल की वैल्यू नोन नहीं है, मान लो अगर आपके कोई फेमस एंगल नहीं आए जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इनवर्स के टर्म में लिखते हो। तो जब इसको आपने पूरे को कॉस अल्फा लिखा और आपको पता ही कि ये अल्फा प्रिंसिपल एंगल होता है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो जो प्रिंसिपल एंगल होता है ना बेटा, वो कुछ इनवर्स के टर्म में कुछ इस पैटर्न पे लिखा जाता है, ठीक है। आगे और एक दो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा, बट ये जो अल्फा है ये तो आपको पता है प्रिंसिपल एंगल है, इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, और ये तो नेगेटिव है इनफैक्ट, तो ये तो π/2 से पाई के बीच में होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे इनवर्स लिखने के बाद, ये प्रिंसिपल एंगल की वैल्यू ही आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है ना। अभी आपको इतने डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बट आपको मैं बस ये बता पाऊंगा कि लिखना कैसे है, कल से अगर कुछ भी आया आपके पास तो इसको कॉस अल्फा लिखा आपने, अल्फा इज प्रिंसिपल एंगल, कॉस अल्फा ये है, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कॉस इनवर्स। ये पावर -1 नहीं है बेटा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स 5 - √73/6, है ना। कॉस की पावर -1 मत पढ़ना, कॉस इनवर्स पढ़ेंगे इसको। तो देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ
5 - √73/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई एंगल नोन नहीं आया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में घुसना पड़ेगा और आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं इनवर्स को इन्वॉल्व करने वाला, तो आपका पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलो, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 cos² x +4 cos x = 3 sin²x। इसको सॉल्व करके देख लो। 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
चलो हो गया क्या बेटा? ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 cos² प्लस 4 cos इज इक्वल टू 3 × 1 - cos² करना पड़ेगा। करेक्ट है बेटा अलीशा। 2 cos² प्लस 4 cos इज इक्वल टू 3 - 3 sin²। करेक्ट है मृदुल। हम्म वृष्टि गलत है बेटा। 5 cos² प्लस 4 cos -3 इक्वल टू 0। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √16 एंड प्लस 60। नहीं नहीं, आपका भी सही है। √76 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। डिवाइडेड बाय 2 × 5, तो -4 प्लस माइनस √76। √76 हो जाता है 2√19 आई थिंक। हाँ, और ये 2 × 5 है। 2 को कैंसिल कर देंगे सब दूर से, तो -2 प्लस माइनस √19/5 बचेगा आपके पास। ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब cos x की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा। एक बोलेगी कि -2 -√19/2 कर लो, और दूसरी आप ऐसा करो cos x इज इक्वल टू -2 प्लस √19/2 कर दो। तो ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और इसको हम लोग ले लेंगे। वही फंडा जो रेंज का फंडा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, कि भाई ये -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा, ये -1 से +1 के बीच में आएगा। ये भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, 5 है यहाँ पे यार, वही मैं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं आता। 5 है तो आएगा। √19 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी, -2 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू -2 प्लस √19/5, और cos x इज इक्वल टू cos अल्फा लिख सकता हूँ, वेयर अल्फा इज माई प्रिंसिपल एंगल। और अल्फा मेरे पास प्रिंसिपल एंगल होगा, तो अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा cos इनवर्स ऑफ -2 प्लस √19/5। सो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -2 प्लस √19/। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, होगा तो शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पे कहीं पे। ये तो बाकी क्वाड्रेटिक निकालनी है, इन दोनों में से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना वो पता होना चाहिए, और बेसिक इनवर्स का फंडा बेसिक। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 3 में। ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो फंडा है इसको, वो है, आप इसमें यूज करना पड़ेगा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से आपको यूज करने पड़ेंगे।
एंड दैट टू बी ट्रांसफॉर्मेशन में फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन में दो फॉर्मूले होते थे, एक फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज करना है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, जैसे कि इसी में अगर आप लगाओगे इसके अंदर साइन सी माइनस साइन डी, तो आपके पास बचेगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ साइन प्लस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा। और ये जो पहला वाला पार्ट था कॉस थ्री एक्स, इसको छेड़ते नहीं है बिल्कुल भी अपन। देखो मल्टीपल एंगल्स का इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एक 2x है, एक 3x है, एक 4x है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती थी हमारे लिए। ये आ जाएगा। अब आप cos 3x को कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास आ जाएगा कि cos ऑफ 3x इंटू 1 - 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो सॉल्यूशंस मिलते हुए नजर आएंगे। दो इक्वेशन, एक आएगी आपके पास cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, और एक आएगा आपके पास 1 - 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 2n+1 π/6, और ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाना चाहिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n π/6। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ बेटा। अरे जो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बहुत कंफ्यूज करेगा आपको इस चैप्टर के अंदर, वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो आई होप आपको निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब इसके बाद आपको ये दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी मेरी बात समझना। कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, यार ऐसा करना कि रिपीटेशन मत करना, है ना। किसी भी एंगल को एक से ज्यादा बार हम जनरल फॉर्मेट को में रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। अब वो बोलने का मतलब क्या था, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास एंगल आएगा π/6। मेरे पास एंगल कौन सा आएगा, π/6। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास आएगा π/2। n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास ये आएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास ये आएगा। n इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास यहाँ पे आएगा। n इक्वल टू 5 के लिए मेरे पास यहाँ पे आएगा। n इक्वल टू 6 के लिए मेरे पास यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी रिपीटेशन 0 के लिए, ओ हो मैंने गलत कर दिया ना, n इज इक्वल टू 0 के लिए ये आएगा, सब मैंने उल्टा लिख दिया है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आएगा, 2 के लिए ये आएगा, 3 के लिए ये आएगा, 4 के लिए ये आएगा, और 5 के लिए ये आएगा। अभी ठीक है, सब एक ज्यादा लिख दिया। हाँ, यहाँ तक क्लियर आ गया। तो कभी भी अगर आपको रिपीटेशन चेक करना है बेटा, तो रिपीटेशन चेक करना है तो एक बार का रोटेशन कंप्लीट कर लेना है इनकी वैल्यूज पुट करके, कि भाई अगर मैं एक बार रोटेट करता हूं तो प्रैक्टिकली मेरे पास कितने एंगल हैं जो कि आ रहे हैं, तो 6 एंगल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपको एक बार के रोटेशन में कितने सॉल्यूशन दे रहा है बेटा, 6 सॉल्यूशन दे रहा है। सेम अगर आप इसके लिए निकालोगे तो जरा बताओ तो मुझे,
ये कौन कौन से एंगल देगा, एन पाई माइनस वन की पावर वन पाई बाई सिक्स या साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, कौन कौन से एंगल देगा? आप बोलोगे सर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देगा और एक यहाँ पे ये देगा, तो ये पाई बाई सिक्स 30 डिग्री पे ये देगा और ये 30 डिग्री पे ये देगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो दोनों एंगल हैं वो दोनों एंगल ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ये वाले जो दो एंगल आ रहे हैं, ये जो दो एंगल आ रहे हैं वो दोनों ऑलरेडी यही वाले एंगल है, पाई बाई सिक्स वाले हैं, ये भी पाई बाई सिक्स वाले, इतना कैलकुलेट कर लोगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मेरे को इसको अलग से लिखने की क्यों जरूरत है? तो मेरे पास फाइनल आंसर में सिर्फ यही लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट, के भाई किस तरीके से आप किसी को भी किस एंगल को लिख रहे हो। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में दोनों को चेक कर लो। मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, ये बस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन को चेक किया है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन को चेक किया। ये तो बहुत फेमस है मेरे पास, इसको सॉल्व कर रहा था मैं, इसीलिए मेरे को यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x था तो मैंने इसमें इनकी वैल्यूज पुट करके देखी। ठीक है, कभी भी ये दो टाइप के एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना तो आपको हमेशा ही चेक करना है, इनफैक्ट ये कोई एक बार की बात नहीं है। कभी भी आप ये और ये देखो, आप कभी भी मुझे ये बताओ कि आप आंसर ऐसे लिखोगे क्या? आप बोल रहे हो 0 से 10 यूनियन, सर ऐसा लिख दो यहाँ पे 2 से लेके 5, ऐसा लिखना प्रीफर करोगे क्या एलजेब्रा में? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि 0 2 2 2 5 इसमें इंक्लूडेड है। आप इसकी जगह ये लिखोगे ना यार सर के 0 से 10 लिख दो, यूनियन लिखना है तो यही लिख दो। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में। अब हाउ विल कम टू नो, तो ये मैंने आपको प्रोसेस समझाई ना बेटा, ये प्रोसेस आपको करनी है अब अगली बार से। इसीलिए तो मैंने आपको जब ये स्टार्ट किया तो मैंने आपको बोला कि ये चीज इंपॉर्टेंटली समझना कि प्रोसेस किस तरीके से काम कर रही है। रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपके दिमाग को बोलना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। यू हैव टू डू दिस प्रोसेस। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहीं भी रिपीटेशन नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया भी था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन में तो एक एक ही सॉल्यूशन थे तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला कि यार देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला सॉल्यूशन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है और इसका मेरे को यहाँ पे मिल रहा है और इसका मेरे को ये यहाँ पे मिल रहा है। तो यार कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या इसके अंदर और इसके अंदर? यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगल एक यहाँ आ रहा है, दो एंगल यहाँ आ रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन का चांस ही नहीं बन रहा था। सिंपल एक्सप्रेशन थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इसीलिए मैं देख के ही बता दूंगा कि यहाँ नहीं आएगा। इसीलिए तो मैंने ये प्लॉट किया था आपको। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में बता चुका हूँ, बट मैंने ये प्लॉट किया। आपको याद होगा कि जब मैंने स्टार्ट भी किया था पढ़ाना, मैंने आपको बोला था बेटा इस पे ग्रिप बनाना जरूरी है चैप्टर के लिए, ये चीजें इतनी सिंप्लीफाई कर देगा आपकी कि ये वाले अगर आप इस तरीके से एनालिसिस कर पाओगे तो। वही मैंने यहाँ पे भी बताया कि अगर आप इस तरीके से एनालिसिस कर पाओगे तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे आप। ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा, इस मेथड से रिलेटिवली सिंपलर है कि इस तरीके से एनालिसिस करो। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देख लो, इसके 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसके 2 आ रहे हैं। अब अगर ये 2 सॉल्यूशन इसमें आ ही गए हैं तो इसको लिखना ही आंसर है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ध्यान देना, इसका जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये होता है कि जब भी साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा दोस्तों, जब कॉस 3x 0 होगा ही होगा, कंपलसरी है। इसका मतलब ये है, क्योंकि सॉल्यूशन ये बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्यारी सी चीज है, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया जेई मेंस में पीक लेवल पे आ गया, जेई एडवांस तो और कॉम्प्लिकेटेड देगा, बट ये इस तरीके से ज्यादा कंफ्यूज जेई मेंस को नहीं करना चाहिए। हो सकता है कर दे वंस इन अ वाइल, बट इन जनरल वे नहीं करना चाहिए। या इन ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिव दिस थॉट, पर इनफैक्ट मोर देन दिस, मैंने आपको जब चैप्टर में एक दो लेक्चर पहले मैंने बोला था कि आपको सॉल्यूशन को देखना है बेटा।
आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑप्शंस को देखना है कि चार ऑप्शन जो दिए हुए वो क्या दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे एनालिसिस करना रहता है। ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा, खत्म काम, अपना अपना काम आसान कर देंगे ऑप्शन बहुत जगह। तो स्मार्टली एक्ट करना है, 360 डिग्री डायरेक्शन में सोचना है। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं टाइप 4 कवर करूंगा। कॉपी कर लो बेटा। हाँ, इस तरीके के एनालिसिस, यस। ये कार्टेशियन सिस्टम बोलना अच्छा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे हैं। पर ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम बोल रहे हो आप, हमको फर्क पड़ रहा है एनालिसिस क्या कर रहे हो आप। इट्स ऑल अबाउट द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल एनालिसिस। चलो टाइप 4 कवर करूंगा। टाइप 4 में भी आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बट इस बार डिफैक्टराइजेशन लगाना। डिफैक्टराइजेशन विच इज साइन ऑफ 3x into cos of 3x is equal to sin of 6x into cos of 2x। अब इसको डिफैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है कि हम क्या सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 sin 3x cos 3x, 2 sin 6x cos 2x, और 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। वैसे तो वो साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, बट ठीक है, ये साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 6x। यार इसमें तो, अरे यार ये इसको नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते अपन। इसमें तो फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था ना, ये 5 लिखो बेटा इसको। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन से नहीं, ये तो सिर्फ फैक्टराइज करके हो जाएगा जो टाइप 1 था। इसको cos 5x लिखो, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 5x इंटू कॉस 3x। अब 2 से मल्टीप्लाई करके डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। वो जो क्वेश्चन इसके पहले मैंने लिख दिया था गलती से, वो क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्टली हो जाता 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, है ना। तो ये आ जाएगा साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। ये आ जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ 6x माइनस 2x। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 4x। ये साइन 8x तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x, इसको लिख सकते हो 2 साइन 2x कॉस 2x। तो एक बार तो लिख दो साइन 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर दो। और एक बार लिख लो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस 2x। और में ये दो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे बेटा। मतलब पहले केस में आपको मिल जाएगा साइन ऑफ 2x
इज इक्वल टू 0, और दूसरे में आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको इनका दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिखना आता है। 2x इज इक्वल टू एन पाई लिखोगे आप, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 लिखोगे आप। यहाँ पे x इक्वल टू n पाई/2 आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6 आ जाएगा। अब आप देखोगे ना तो रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता इसमें। इसमें रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता, थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देख लोगे कि n पाई/2 जो एंगल होते हैं वो सारे ये होंगे, यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे n पाई प्लस माइनस पाई/6 वाले जो एंगल होंगे वो यहाँ पे आने वाला है ना। ये मैंने आपको लिखना बताया था। इनफैक्ट आप ही लोगों ने, मैंने क्वेश्चन दिया था स्क्वायर वाला, और आपने मेरे को ये लिखाया था कि n पाई प्लस माइनस थीटा लिखो सर। ये एनालिसिस से आपने इसको लिखना सीखा था, तो इससे ये लिखना तो आपके लिए बहुत आसान है। तो अब बताओ, कोई रिपीटेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दिस और दिस आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, मैथ्स कभी भी सॉल्व करना अपने आप में कॉम्प्लिकेशन कितना भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट जैसे ये आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपने आज के लेक्चर के पहले के लेक्चर अगर अंडरस्टैंड किए अच्छे से, शुरू के 2-3 लेक्चर जिसपे मैंने बहुत फोर्स किया था कि बेटा ये समझ लो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी काम बहुत आसान हो जाए। तो वो दोनों आपको राइट सिद्धांत वही बोल रहा है कि मेरे पास वही था कि मैंने उसको लिया था और उसमें डिफैक्टराइजेशन यूज नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा यार ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में डिफैक्टराइजेशन तो यूज ही नहीं हो रहा है। तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तू देखेगा। तो अगर यहाँ पे 3x लिख दूंगा तो ये साइन 6x कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में जो मैंने गलती से लिख दिया। इसको तो इस तरीके से सॉल्व। चलो तो आज के लिए ऐसा कोई टाइप में कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं। मेरा जो पुराना होमवर्क था बेटा वही आपका होमवर्क रहेगा, कि वो जो एक्सरसाइज 6 एक्सेल लोनी का बोला था मैंने, चैप्टर 6, उसको अच्छे से कर लो। आपको मैं बोल रहा हूँ, मेंस, महाराष्ट्र, सीईटी, बिटसैट का 90%, 70% काम तो हो चुका है। वहां पे बेसिक आप अंडरस्टैंड कर चुके हो, बेसिक सॉल्यूशन सीख गए हो। अब मैं 1-2 लेक्चर के बाद जब होमवर्क दूंगा तो अब आपको बुकलेट सॉल्व करने के लिए ही बोलूंगा डायरेक्ट। अब अगर आपने वो कर लिया है तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ट्रिगो इक्वेशन की। अब जो मैं आगे वाले पैटर्न आपको बताऊंगा उसके बेसिस पे आपको बुकलेट सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। हाँ, बुकलेट भी होने लगेगी बेटा, बिल्कुल होने लगेगी। अब इफ यू स्टार्ट बुकलेट, देखो, अगर आप खुद स्टार्ट कर रहे हो, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप बिल्कुल स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन होने लगेंगे बेटा अभी आपसे। बट जहाँ नए नए चैलेंजेस आएंगे, जो पार्ट हम कवर नहीं किए हैं, उसमें थोड़ा सा इशू आएगा और कुछ नहीं। बाकी यू कैन प्रोसीड फॉर इट, नो इशू। चलो देन, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बोल बेटा। Sir, can you please go to the first question that we did today?
सो ये नहीं, इससे पहले वाला जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला। यही था पहला एंगल यार, ये दूसरा था स्मॉलेस्ट वाला। यस सर, ये वाला। सर मुझे ये समझा कि आप हिट एंड ट्रायल से करना है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो a माइनस बी का वैल्यू कम होगा और फिर हम उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। वो मत समझना, वो थोड़ा खुद सोच। मैंने इसीलिए तो मैंने नहीं बताया, वो तो किसी स्टूडेंट ने बोला मेरे को, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है। तो मुझे ये बता, अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करता है और दो पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट होता है, कौन सी बड़ी होनी चाहिए? सर पॉजिटिव वाला ना। तो वही दो बोल रहा है ना वो पॉजिटिव। के। हाँ, तो वो बोल रहा है ए प्लस बी सर ए माइनस बी से बड़ा होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये नहीं पॉसिबल है। इसमें भी नहीं है सर, ये भी नहीं पॉसिबल। नहीं, अगर हम दो पॉजिटिव को करेंगे तो a शुड बी ग्रेटर देन b, राइट? दो पॉजिटिव को ऐड कर और दो पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट कर, कौन बड़ा आएगा? पॉजिटिव वाला बड़ा आएगा ना बेटा। दो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेगा और दो पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करेगा, न्यूमेरिकली कौन बड़ा, न्यूमेरिकली क्या बड़ा कौन होगा? हेलो, बोल बेटा। सर ये पेज पे हम लोग को जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना था ना? नहीं, जनरल नहीं निकालना। सर अगर जनरल भी जनरल सोल्यूशन जनरल निकालना रहेगा तो ये ए तो माइनस बी इसको, का जनरल लिख लेना, ए प्लस बी का जनरल लिख लेना, दोनों को ऐड कर लेना, ए की वैल्यू सर बन जाएगी, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना, बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा हो जाएगा नहीं? अगर cos a माइनस बी को हम लोग cos पाई बाय 3 लिख देंगे और sin a प्लस बी को sin पाई बाय 6 लिख देंगे ना? बिल्कुल सही, और उससे जनरल सॉल्यूशन लिख के दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेना। मैं उसको सर ये बता पेज दूंगा एक नेक्स्ट बार, टाइम। सर वो मैंने नेक्स्ट। ना, वो आपने यही दिया ना, तो मैंने वो हम्म। टाइप से सॉल्व कर दिया और आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अच्छा, जनरल सोल्यूशन निकाल तो दिया था। उसमें उसमें जनरल सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से बताऊंगा बेटा, क्योंकि उसमें आप ये वेरिएबल पेज एक अलग बार अलग एक्सप्लेन कर दो ना। अलग अलग यूज करने हाँ पड़ेंगे। वेरिएबल जो है ना वो अलग अलग यूज करने पड़ेंगे बेटा हमको उस केस में। सर, वो उसमें तो इंटीजर को हमें m और n ले लेना, दो हाँ, अलग एम अलग और एन इंटीजर। लेना, दो अलग अलग वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे, राइट। बोल बेटा। यस सर। सर आप बता रहे थे ना कि पॉजिटिव वैल्यूज को वो आप रिपीट कर सकते हैं, आपका आवाज कट गया था। दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेगा और दो पॉजिटिव वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेगा, कौन बड़ा आएगा? सर द पॉजिटिव वाला, ऊपर वाला। तो वही तो, उसी के बेसिस पे एनालिसिस कर लेके, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओके ओके सर, लेकिन ये तो कंफ्यूजिंग है बहुत, तो हम हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कंफ्यूज वो तो है ही। हिट हिट एंड ट्रायल, इसीलिए तो मैंने वही मेथड बताया था कि भाई वो चलेगा, मतलब वो काम कर जाएगा। देखो, जितना दिमाग लगा लोगे उतना टाइम सेव हो जाएगा, बस बात ये है। तो अभी मैं टाइम सेव पे फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बोल प्रकृति। सर ये पेज एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर ठीक है, दो ठीक। ना। देख, कॉस ए माइनस बी 1/2 है। कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है, राइट। ये दोनों पे होता है ना, कॉस प्लस 1/2। यस सर। हाँ, तो छोटा क्या आएगा? 60 आएगा। 60 डिग्री आएगा। 60 से बड़ा जाएगा 300 आएगा। यस सर। क्लॉकवाइज जाएगा -60 आएगा, -300 आएगा। ये सारे माइनस थ्री पॉसिबल हंड्रेड वैल्यूज है। ए प्लस बी यस की सर। पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली सेम तरीके से। यस सर। अब देखो, ऐसे कॉम्बिनेशन निकालना है कि ए हाँ और बी सर। दोनों पॉजिटिव हों, सबसे छोटे पॉजिटिव हों। यस सर। ठीक है। तो ए माइनस बी मैंने, मान ले ए प्लस बी लिया मैंने 30 डिग्री और ए माइनस बी लिया 60 डिग्री, तो मेरे पास ए और यस। बी की वैल्यू एक नेगेटिव आ गई, तो इसलिए मैंने उसको निग्लेक्ट कर दिया। हाँ सर। सिमिलरली बस देखो, कॉम्बिनेशन निकालना है सच दैट ए और बी की मिनिमम वैल्यू आ जाए, ओके सर। बस वही है। थैंक यू सर। ओके।